Hello friends, welcome back to the channel. This is the third part of metals and नॉन मेटल्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर किसी ने इसके जो पहले जो दो पार्ट्स जो आ चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स पे उसको नहीं देखा है तो वो पहले या तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है या फिर आई बटन पे क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में जो है पार्ट्स जो बन रहे हैं ये आपस में कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि आपको बीच में से कोई चीज़ें समझ में नहीं आए। तो इसी वजह से जो है मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख लें। और ये वीडियोस आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में तमाम कंसेप्ट प्लस जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को इस वीडियो को प्रॉपरली फॉलो कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो बीच में हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी जो हम बताते हैं वो आपसे छूट जाएंगी। तो बेटर यही है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अभी तक तो हम मेटल्स के जो एसिड के साथ वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है ये हमने देखा, लेकिन इस वीडियो हम देखेंगे मेटल नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। देखिए, रिएक्टिविटी सबसे पहले जो डिपेंड करती है एलिमेंट्स की। जो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज होती हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो इनकी जो टेंडेंसी होती है, तो इनकी जो होती है जो टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की जो होती है, ये reactivity of elements has a tendency to complete filled valence shell। यानी जो एलिमेंट्स हैं, चाहे मेटल है नॉन मेटल है, इनकी जो ये आपस में रिएक्शन जो करते हैं, तो इनकी जो टेंडेंसी होती है जो अपने वैलेंस शेल को ये कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और स्टेबिलिटी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर किसी को ये पता नहीं हो कि वैलेंस शेल किसे कहते हैं तो ध्यान रख लीजिए। वैलेंस शेल वैसे तो ज्यादा पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है, जैसे आप ये फिगर में देखिए, जैसे सबसे इनर जो मोस्ट शेल होता है उसको के बोलते हैं, एल होता है, देन उसके बाद आपका जो है होता है वो एम, के एल एम आता है, देन उसके बाद एन आता है। ठीक है, इस तरीके से ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल। ठीक है, इसको कहेंगे वैलेंस शेल। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने ये एम एन तक लेकर आया तो ये मतलब नहीं है कि एन ही वैलेंस शेल होगा। हर एलिमेंट के जिसके मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं वही उसका जो आउटर मोस्ट जो होगा वही उसका वैलेंस शेल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 11। तो ये के एल एम, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल जो है एम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जस्ट पहले इसको जरा क्लियर कर देते हैं। इसमें एक चीज ये देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी आपके पास एलिमेंट्स दे देगा और पूछेगा कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के जो होता है किसी भी शेल के अंदर उसका फॉर्मूला होता है 2 × n², 2 × n², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे k है तो k के लिए n की वैल्यू 1 होगी, तो उसमें कितना होगा, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। l के लिए यहाँ l में कितने होंगे 8, m के लिए कितने होंगे 18 और n के लिए कितने होंगे 32। तो इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा पॉसिबल होना नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस पे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, कई टाइप के क्वेश्चन इस पे से एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। जैसे या तो सिंपली फॉर्मूला पूछ लेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि उनसे 2 एलिमेंट आपके पास दे दे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम दे दिया और कह दिया आपसे, और सोडियम दे दिया। अब उनसे आपसे पूछ ले कि इन दोनों की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस कितना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस कितना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम में कितने होते हैं 12 और इसमें कितने हैं 11, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 - 11 1। तो मैक्सिमम तो उसमें मैग्नीशियम में 12 ही होंगे ना, एटॉमिक नंबर उसका कितना है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो मैक्सिमम तो टोटल यही होंगे। अब इस पे एक सवाल ये कह दे कि इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस कितना आएगा।
ठीक है। अब अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि सोडियम जो है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो शेल है उसमें 1 है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो उसमें कितना आएंगे 2, 8, 10, ठीक है। अब तीसरे में कितने 2 ही आएंगे। मैक्सिमम जो है थर्ड में कितने आ सकते हैं, ये के हो गया, ये एल हो गया, एम में थर्ड कितना 18 आ सकते हैं, लेकिन इसका सिंस इट हैज एटॉमिक नंबर 12 तो इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, पहले में 2 रखोगे, दूसरे में 8 रखोगे, और तीसरे में जो बचे होंगे वही आ जाएंगे 2। तो आउटर मोस्ट शेल इसमें कितना हो गए 2 हो गए, और इसमें सोडियम कितना है 1, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 - 1 = 1। इस तरीके से एग्जामिनर कई टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट यू शुड नो दिस द फॉर्मूला ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सभी आप ये प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे, ठीक है। ये नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके कोर्स में 1 से लेकर 20 तक हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये नहीं करेंगे तो फिर इस पर क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई टाइप के क्वेश्चन जो है बना देते हैं एग्जामिनर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब बात आती है रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी जैसे हमने ऊपर बात करी कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपना आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस शेल होता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, रिएक्शन तभी होगी, ठीक है। तो किस तरीके से होगी, अब कैसे होगी, अब ये देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये मैंने एक टेबल ले ली है आपकी एनसीईआरटी से उठा के, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए टाइप ऑफ एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, नोबल गैसेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। एलिमेंट इनके ये सिंबल्स हैं, रिप्रेजेंटेशंस, हीलियम He से डिनोट करते हैं, नियोन को Ne से, आर्गन को Ar से, और इनके आगे एटॉमिक नंबर्स इनके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो और ये इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, हर शेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ है। जैसे नोबल गैस जो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम्स का 2nd नंबर होता है, तो उसमें आ जाएंगे 2 के में 2 आ जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब जिसका अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम इज अ मेटल, यू कैन सी हियर दैट इट इज गिवन इन दिस टेबल, सोडियम इज अ मेटल, ठीक है। और नॉन मेटल क्लोरीन हमने ले लिया, तो क्लोरीन देखिए, क्लोरीन किसकी लिस्ट में है, क्लोरीन है नॉन मेटल की लिस्ट में, ठीक है। अब हमें ये रिएक्ट कैसे करेंगे ये देख लीजिए। अभी जैसे मैं बताया कि मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं ये अपने आउटर मोस्ट शेल को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जो बच जाएगा वो ही रिएक्ट करेगा, वो ही इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप देखिए 2, 8, 11, ठीक है। तो अगर देखिए 2, 8, 11 इसमें अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो जो प्रीवियस जो बच जाएगा तो वही उसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, और वो कंप्लीट है, ठीक है। 2, 8, 11 देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है 2, 8, 1, तो आउटर मोस्ट शेल में अभी यहाँ पे तो दिख रहा 1 है, लेकिन जब ये रिएक्ट करेगा तो यही इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट फिल है, तो ये रिएक्टिविटी नहीं शो करेगा इतना, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कोशिश कौन सा इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में जाएगा, वो ये जाएगा आउटर मोस्ट, ठीक है। अब ये किस तरीके से जाएगा, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये सोडियम इसको दे देगा, यानी ट्रांसफर कर देगा नॉन मेटल की तरफ, ठीक है। तो अपने आप को ये क्या बना लेगा 2, 8 ये स्टेबल बना लेगा, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब सोडियम के पास देखिए इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है, एटॉमिक नंबर जो होता है सोडियम का 11 होता है। अब इसमें से हमने 1 दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बचे 10, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज स्टिल 11, इतना ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए रिएक्शन दे दी और आपसे पूछ ले कि सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस पर ही बन जाता है। अब जब भी याद रखिएगा जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालता है दूसरे उसमें रिएक्टिविटी के लिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको कहते हैं पॉजिटिव कैटायन। अब जो भी उसका मेटल का नाम होगा उसके साथ कैटायन जोड़ देंगे। जैसे सोडियम का ये है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका कैटायन बनता है सोडियम कैटायन। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसी वजह से इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट अ मिनट क्लियर कर दूं उसको, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कितना चार्ज आया, 1 चार्ज आया, तो ठीक है। इसी तरीके से अब ये क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8, 7 है।
2 8 7 है, तो इसके ये जो है कोशिश क्या होती है एलिमेंट्स की कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करेंगे, तभी रिएक्टिविटी होगी उसमें। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है। ठीक है, तो अब ये 7 को कंप्लीट कैसे कर सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दिया वो यहां ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 288। ठीक है, अब ये क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसका जो है ऑक्टेट है ये कंप्लीट हो गया। तो सिंस क्लोरीन ने एक एटम लिया, तो जब इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा कोई एलिमेंट तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अगर फनी वे में समझाया जाए तो मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हो और आपके घर में सडनली मेहमान आ जाते हैं, तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं, अरे भाई ये क्यों आ गए यहाँ पे। तो आपके घर में कोई आया ना तो नेगेटिविटी बढ़ गई ना, कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा, अरे किसी मुंह नहीं धुला। ठीक है, अगर सुबह सुबह मेहमान वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और जब वो मेहमान आपके घर से चले जाता है तो आप रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखिएगा। ये एक फनी वे में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का जाना तो पॉजिटिव यानी रिलैक्स, और इलेक्ट्रॉन का आना यानी नेगेटिव। सब में अफरा तफरी मच जाती है घर के अंदर, अरे भाई ये लाओ कौन क्या खाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का आना नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स का जाना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो रिएक्टिविटी हुई एक एलिमेंट से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी एलिमेंट में जो है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको किसी टर्म से कहा जाता है, वो मैं अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम क्या है, ये मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। जब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है 2 8 2। ठीक, और क्लोरीन का कितना होता है 2 8 7। ठीक है, अब आप जरा ये देखिए कि मैग्नीशियम का जो है 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 2 दिए इस पे, इसीलिए इस पे +2 साइन आएगा और वो कहलाएगा मैग्नीशियम कैटायन। ठीक है, और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो एनाइन कहलाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज मतलब एनाइन। ठीक है, और क्लोरीन को कितना कंप्लीट करने के लिए चाहिए है, क्लोरीन को चाहिए 1। ठीक है, तो क्लोरीन को चाहिए 1, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी कैसे बनती है, ये रिएक्टिविटी इस तरीके से दिखाई हुई है। मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, क्लोरीन तो क्या बनता है Mg2Ca। वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2, इसी वजह से 2 क्लोरीन लिए गए हैं। ठीक है, 2 रिएक्टिविटी होगी, इसलिए तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक के साथ एक, दूसरे के साथ दूसरा आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी जो ट्रांसफर, ये जो हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो प्रोडक्ट बनता है, इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। और किस तरीके से इस पे फॉर्मूले, इस पे ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नॉन मेटल, तो वो जो कंपाउंड बनता है, यानी ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ, यानी द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल, ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। नॉन मेटल टू अ मेटल नहीं है, मेटल टू अ नॉन मेटल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, और इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस पर काफी सारे सवाल बनते हैं। अब देखिए जो मेन चीजें मैं ऑलरेडी उसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है आपको आसानी से समझाने के लिए, इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अब यानी देखने में कैसा है, तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। पॉइंट वाइज ऐसे लिख लीजिएगा, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। ठीक है, और जस्ट अ मिनट, ये कहाँ भाग जाता है बार बार, जस्ट सॉरी कहाँ चले गए, यहाँ जाओ। हाँ ठीक है, सॉलिड होते हैं, उसके बाद हार्ड होते हैं और ब्रिटल हैं। ठीक है, तीनों चीज ध्यान रखिएगा। 3 ऑप्शन हो गए, एक चौथा ऑप्शन और भी दे सकता है कोई, तो वही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज ब्रिटल होती है तो वो पीसेस में इजीली टूट जाती है।
ठीक है, आप उस पर जरा सा ही प्रेशर लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। तो ब्रिटल्स का मतलब है ब्रेक इनटू पीसेस। तो इस पे ब्रिटल पे ये भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, सब्सटेंस विच ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इज नोन एज ब्रिटल मटेरियल। ध्यान रखिएगा, ब्रिटल को पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, यानी द कंपाउंड विच आर फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्ट में पूछता है, आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, ठीक। उसके बाद इनमें से कुछ ये इंपॉर्टेंट ले रखें, आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, आयनिक कंपाउंड्स के दे देगा, पूछ लेगा कि किसका ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट है और किसका ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस टेबल को आप याद रखिएगा, या इतना ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकता है। तो NaCl का जो है मेल्टिंग पॉइंट देखिए सबसे ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा है, और मैग्नीशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, और इसका लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है इनसे ज़्यादा है। तो ये इसमें से देखिए, इसमें कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अगर आप देखें तो नहीं, ये सबसे ज़्यादा नहीं है, इसमें ये भी है। अभी हम गलत बोल गए, उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इतना। उसके बाद इसका है कैल्शियम क्लोराइड का। तो आपको ऐसे भी हिंट मिल गई कि जहाँ कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप समझ जाइए कि कैल्शियम का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें से बना लीजिएगा, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन ये बना लीजिएगा, किसका मैक्सिमम है, किसका मैक्सिमम आ रहा है और किसका मिनिमम आ रहा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी सॉल्युबिलिटी। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। देखिए, अब मैंने यहाँ पे इसका दूसरा नाम नहीं लिखा है, तो इसका नाम क्या है, आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, इस पे क्या बन गया कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन। तो 2 ऑप्शन बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पे। या तो पूछ लेगा सॉल्युबल किस में, वाटर में, या ये पूछ लेगा कि किस में ये इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल किस में, केरोसिन एंड पेट्रोल पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये आयनिक कंपाउंड जो है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अब ये भी देख लीजिए। देखिए, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड स्टेट में भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैंने मेन चीज को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, ठीक। सॉलिड स्टेट में जो होते हैं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा। आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। क्यों, बिकॉज जब ये सॉलिड स्टेट में दो होते हैं तो ये इनके आयंस जो होते हैं काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट वगैरह होते हैं, तो वो जो होते हैं इजिली जो है काफी रिजिड होते हैं। तो इसी वजह से जो रिजिडिटी की वजह से जो है वो इजिली उसको कंडक्ट नहीं करते, बट दे कंडक्ट इन मोल्टेन स्टेट। यानी रिजिड होंगे तो आपस में जो काफी ज्यादा जो अट्रैक्शन होगा, तो इस वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो फ्लो नहीं कर पाता, इस वजह से वो सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट वेन एवर दे एग्जिस्ट इन मोल्टेन स्टेट दे ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखिएगा। यानी इस पे सवाल क्या बन गया कि आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में तो नहीं करता है, लेकिन मोल्टेन स्टेट में जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, ध्यान रखिएगा। अब मोल्टेन स्टेट में क्या हो जाता है, मोल्टेन स्टेट में ये हो जाता है, देखिए इस पे ये भी क्वेश्चन बनता है, वाई, बिकॉज दिस इज पॉसिबल इन मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस की तो है, एक पॉजिटिव आयंस है और एक नेगेटिव, अपोजिटली चार्ज आयंस तो है, आर ओवरकम ड्यू टू हीट, ठीक है। इसी वजह से ये फ्री जो, और इसी वजह से जो आयंस जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर जाते हैं। आयंस बेसिकली क्या है, वो आयंस इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, इजीली फ्री मूवमेंट हो जाता है, और जब फ्री मूवमेंट हो जाता है तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। तो इस पर सवाल क्या बन गया, सॉलिड स्टेट्स में कंडक्ट नहीं करते हैं बट मोल्टन स्टेट में करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होता है वो ओवरकम कर जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चीज आती है हमारे पास
अक्यूरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, ये जितना नोट्स में से मैं आपको बना के करा रहा हूँ, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेके छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन पेपर इसी में से बनेगा। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चंस आपको इसी में से मिलेंगे। ये 110% मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स किस तरीके से एक्यूरेटली किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो प्राइमरी जो इसका मेजर सोर्स ऑफ मेटल है मिलने का, वो है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जमीन में से। ठीक है, लेकिन सी वाटर में भी होते हैं, सम सॉल्ट्स होते हैं, जिस कौन कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये ध्यान रखिएगा, सी वाटर में कौन कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि मिनरल्स की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ध्यान रखिए, मिनरल की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी एलिमेंट या फिर कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, यानी जो नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट जमीन से मिल जाता है उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। डायरेक्टली जो अर्थ क्रस्ट हमको मिलता है उसको हम मिनरल्स बोलते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो। ठीक है, मिनरल कहलाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल को किस तरीके से निकाला जाता है, यानी जो कुछ मेटल्स होते हैं जो इजीली एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, कुछ मेटल जो होते हैं जो उसमें कुछ प्रोसेस के थ्रू जो है उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब उनमें से कौन कौन से मेटल होंगे जो कि इजीली अवेलेबल हैं और जो इजीली इनका एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है एक इनकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। एक्सट्रैक्शन मेटल का जो है ये आपका सीरीज है। ठीक है, तो इस सीरीज को याद रखिएगा, ये 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा, ये पता चल जाएगा आपको कि कौन सा इजीली रिएक्ट करके इजीली मतलब उसको एक्सट्रैक्शन उसका किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो टॉप ऑर्डर में लिखा हुआ है, टॉप ऑर्डर में, ठीक है, ये हाईली जो है रिएक्टिव होते हैं और इनको ध्यान रखिएगा, ये नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। यानी इनको निकालने के लिए कोई ना कोई तिगड़म बिठाई जाती है, कोई ना कोई डिफरेंट तरीका होगा, उसको निकाला जाएगा। वो तरीके कौन कौन से होते हैं वो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल बनता है कि 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि इसमें से कौन सा फ्री एलिमेंट नहीं है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दीज आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री स्टेट, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात आती है आगे नीचे मॉडरेटली। देखिए, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये अब बीच वाले जो है मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो मॉडरेटली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है। तो दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो होते हैं इन ऑप्शन कैसे बनेगा कि जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर ये अर्थ क्रस्ट में कैसे पाए जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में जो सबसे नीचे है, यानी इस रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे है, दैट मीन्स वो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसमें क्या है, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम एंड कॉपर, ठीक है, आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, अब देखिए कॉपर आपने देखा आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, और कॉपर यहाँ पे ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में भी मिलता है, तो ये एक एक्सेप्शन भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस पे ध्यान रखिए कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी जो सबसे नीचे जो आ रहा है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, एंड प्लेटिनम इसमें नहीं है लेकिन प्लेटिनम भी है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो है आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, लेकिन कॉपर का ये एग्जाम्पल ये भी है कि कॉपर जो है अर्थ क्रस्ट में एज एन ऑक्साइड्स में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ भी, एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर। देखिए अभी मैंने लिखा, तो इस पे एक्सेप्शन केस तो यही बन गया ना। देखिए इस पे ध्यान रखिएगा, कॉपर और सिल्वर ये आपका फ्री कंबाइंड स्टेट में भी मौजूद रहता है, यानी मिल सकता है आपको, किसमें, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स में। यही हमने बताया था, ये ऑक्साइड एंड सल्फाइड के केस में। ठीक है, तो कौन सा हो गया, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे पूछ लेगा कौन सा जो है ऑक्साइड्स और सल्फाइड से दोनों से एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो वो कौन कौन सा एलिमेंट है, कॉपर, एक कॉपर है, दूसरा सिल्वर है, यानी सिल्वर एंड कॉपर जो है आपको कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट में
मिल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका एनरिचमेंट्स ऑफ ओर। ठीक है, अब देखिए ये ओर किसे कहते हैं। ओर बेसिकली सॉलिड वो होता है मटेरियल जो कि हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, एक सॉलिड मेटल टाइप का होगा। मैंने इसमें फिगर को नहीं लिया है, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको पिक्चराइजेशन में भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया जाए। यानी जो ज़मीन से जो हम चीज़ें निकालते हैं वो सॉलिड पत्थर वत्थर टाइप को उसमें निकलते हैं, तो उसी को जो है वो ओर्स बोला जाता है। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब ये देखिए ये लिखा हुआ है ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड। अब जो ओर जो जमीन से निकलते हैं, ठीक है, जो पत्थर वत्थर सॉलिड फॉर्म में जो निकलते हैं यूजुअली कंटेमिनेटेड होते हैं, यानी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। यानी उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी, मिट्टी वगैरह, सॉइल सैंड वगैरह लगी होती है, तो इसी को कहते हैं गैंग्स। तो ध्यान रखिएगा, एक गैंग किसको बोला जाता है, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस दैट आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंग। ठीक है, यानी गैंग जो होता है प्योरेस्ट नहीं होता है, गैंग में इम्प्योरिटीज होती हैं। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि गैंग जो होता है वो प्योर होता है, फ्री होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चीज चलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब बात आती है, अभी जैसे मैंने ऊपर कहा कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट को निकाला जाएगा एक्सट्रैक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। अब उसी की बारी है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द लो एक्टिविटी सीरीज। हमने सीरीज देखी थी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे हम आए तो ऊपर सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव थे, फिर मॉडरेट रिएक्टिव एंड लोएस्ट में जो था लोएस्ट रिएक्टिव थे। तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, दैट मींस अनरिएक्टिव, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव। तो उनको कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो उसके लिए पहले हमने एक एग्जाम्पल ले लिया HGS। ये ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। HGS का दूसरा नाम है सिनेबार। ठीक है, सिनेबार। ठीक है, इसका पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओर ऑफ मरकरी ऐसे भी बोल देगा, या तो वो दे देगा फॉर्मूले फॉर्म में, या ऐसे लिख देगा ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, ये भी दे सकता है। ठीक है, इज एन ओर ऑफ मरकरी। अब देखिए वो उसमें सबसे ज्यादा नीचे था, लो रिएक्टिव। ठीक है, तो ये यानी इससे अब देखिए हमको क्या निकालना है, मेटल निकालना है, तो ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा। इसके लिए इसको पहले हीट करना पड़ेगा एयर में। ठीक है, जब एयर में हीट करते हैं तो फिर बनता है ऑक्साइड। जब जाहिर सी बात है किसी चीज का हम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसका ऑक्साइड फॉर्म बनता है, और जब ऑक्साइड बनता है उसको फिर फर्दर हम उसको रिड्यूस करते हैं हीटिंग के साथ, जो पेरेंट जो होता है उसका जो मेटल होता है, जो रिक्वायर्ड मेटल है, उसमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम इसमें रिएक्शंस है, रिएक्शंस के फॉर्म में इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे ही बताया HGS क्या है, ओर ऑफ मर्करी। देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया, मर्करी ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और कौन सी गैस निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है जब ठीक है, जब ये लो रिएक्टिव मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें इस रिएक्शन में ये इसके फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसको फर्दर हमने हीट किया तो देखिए मैग्नीशियम निकल गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे होगी, 2 स्टेप में होगी। पहले हीट करेंगे तो मेटलिक ऑक्साइड बनता है, देन मेटल ऑक्साइड को फर्दर हीट किया जाता है। ठीक है, तो वो मेटल बना देता है। ठीक है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर सल्फाइड। ठीक है, कॉपर सल्फाइड को हमने इससे रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, एक तो कॉपर ऑक्साइड बन गई और सल्फ्यूरो डाइऑक्साइड गैस निकल गई। फिर फर्दर हमने इसको रिएक्ट करा, जब फर्दर हमने रिएक्ट करा तो क्या निकल गया, हमारा कॉपर अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गई। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस यही बनेगा कि मैं जो है लो रिएक्टिव सीरीज जो है यानी HGS है, HGS जो है पहले तो इसका सवाल ये बनेगा कि किसका ओर है, इसका नाम है, दूसरा नाम है सिनेबर और ये मर्करी ओर है। तो यानी पहली बार में रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम और मेटल ऑक्साइड बनेगा और दूसरी बार में रिएक्ट करने पर वो मेटल बना देगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मैं इस मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज मैंने कहाँ तक लिया है इस वीडियो के लिए, आपसे इतना लिया, चलिए इसको ही कंप्लीट करा देंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी जो एक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल्स में जो मेटल्स है अब उनका किस तरीके से एक्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब जैसे आपने पीछे देखा था कि जिंक, लेड एंड कॉपर दीज आर occurred in the middle of this reactivity series. Here you can see the zinc, lead and copper, these are comes in the middle of this activity series, so these are the moderately reactive. ठीक है, तो इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, इनका एक्सट्रैक्शन इस तरीके से है कि दे आर प्रेजेंट एज सल्फाइड, ऊपर मैं बता चुका हूं, दे आर सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट इन नेचर। ठीक है, दे आर प्रेजेंट एज सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट इन नेचर। तो
इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि जो हाईली रिएक्टिव, वो लो रिएक्टिव था, उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, देन ऑक्साइड से वो इजीली निकल गया। तो ये जो है ये किसके फॉर्म में आते हैं, ये सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में आते हैं। यानी जो चीज सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर रही है तो उससे इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी को हमने लिखा हुआ है, इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ फॉर्म अ मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, यानी कि जस्ट अ मिनट, मैंने शायद ये बोल दिया अभी कि वो सल्फाइड एंड कार्बोनेट से इजीली, नहीं इसको करेक्ट कर लीजिए कि जब कोई मेटल जो होता है कि ऑक्साइड से जो होता है इजीली उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेदर देन इफ इट इज प्रेजेंट इन सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक एंड लेड एंड कॉपर हैं दे एग्जिस्ट इन सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट इन नेचर। ठीक है, तो हमारी जो कोशिश रहेगी इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है, ये इस पर ट्रू और फॉल्स पे बन सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कि इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड्स एज कम्पेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। क्या ये सही है या गलत है, इस पर बन सकता है। ठीक है, यानी अगर कोई चीज सल्फाइड्स और कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी तो आप उसमें से एक्सेप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा रेदर देन इफ इट इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, तो बेटर वी ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इन ऑक्साइड्स so that we can easily extract the required metal। ठीक है, अब एक सब इम्पोर्टेंट चीज इसमें आती है कि जो सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग, और अभी हमने बात करी कि हमको क्या करना है कि उसको रिएक्ट करा के हमें उसको मेटल ऑक्साइड्स में ले जाना है। तो ये सल्फाइड्स और कार्बोनेट के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब सल्फाइड से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड को ले जाएंगे बाय अ रिएक्शन, उस रिएक्शन को बोलते हैं रोस्टिंग। ये ध्यान रखिएगा, यानी सल्फाइड्स और इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, देन द रिएक्शन is known as roasting, and when the carbonate are converted into oxide then the reaction is known as calcination। ये सवाल बनता ही बनता है। रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग है आपका सल्फाइड टू ऑक्साइड। ठीक है, और आपकी कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन है आपकी कार्बोनेट से कहाँ जाएगी, ऑक्साइड में। ध्यान रखिएगा, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके हमने एग्जाम्पल भी ले लिए। रोस्टिंग, ये जिंक सल्फाइड, देखिए जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, यानी हीट किया जा रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड बन रहा है, यानी तो जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बन गया ना। ठीक है, इसी तरीके से कैल्सिनेशन क्या है, जब कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बन गया, जिंक कार्बोनेट, तो जिंक ऑक्साइड बना। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को कहेंगे कैल्सिनेशन। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए आगे लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू अ करस्पॉन्डिंग मेटल बाय अ सूटेबल रिएजेंट सच एज कार्बन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन टू गिव मेटेलिक टू रिड्यूस टू अ मेटेलिक जिंक। क्या मतलब हुआ इसका, अभी जो हमने देखा, सब जैसे हमने समझाया, इसको एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है सबसे आसान तरीका क्या है कि वो उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो जो मिडिल ऑर्डर में जो एलिमेंट्स होते हैं ये जो है सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सल्फाइड एंड कार्बोनेट की फॉर्म में तो इसको इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो पहले हम कोशिश करेंगे उनको उनकी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाए। तो जब ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद एक हमें सूटेबल रिएजेंट के साथ उसको रिएक्ट करते हैं उनकी ऑक्साइड को, और जब उनकी ऑक्साइड को उस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम हमारा जो पेरेंट, जो हमारा रिक्वायर्ड मेटल है वो हमको मिल जाता है। तो वो चीज यहीं पे लिखी हुई है कि ये जो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, ये मेटल ऑक्साइड देन रिड्यूस्ड बाय सूटेबल रिएजेंट, यानी यहाँ पे रिएजेंट क्या है, यहाँ पे कार्बन, सच एज कार्बन है, कोल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें जिंक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड को हीट किया, फिर कार्बन के साथ हमें क्या मिल गया, मेटल, जिंक मेटल। इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है, देख लीजिए। तो जिंक के साथ को कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो हमें मेटल मिल गया। ठीक है, और कौन सी गैस निकल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज आती है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, यानी टॉप ऑर्डर में जो होता है एक्टिविटी सीरीज में, सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, दे आर रिड्यूस्ड
दे आर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो ये भी मेटल्स जो होते हैं, ये जो अपने से जो लोअर एक्टिविटीज में जो आते हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हायर ऑर्डर जो मेटल्स होते हैं वो भी लोअर मेटल्स को रिड्यूस करने में काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसकी ये एक एग्जाम्पल है, एक बार इसको एक बार पढ़ लीजिए। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी ऊपर रिड्यूसिंग कार्बन था, तो ये भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। एंड दे कैन डिस्प्लेस अ मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। ठीक है, यानी अपने अंदर अगर कोई लोअर रिएक्टिविटी का होगा तो उसको रिएक्ट करके वो अलग कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम, वो मैग्नीज अगर एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीज टॉप ऊपर आता है। ठीक है, तो मैग्नीज देख लीजिए, एक मिनट रिएक्टिविटी सीरीज चेक कर लीजिए, मैग्नीज कहाँ पर है, इसमें नहीं है, मैग्नीज इसमें नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा मैग्नीज और एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसमें जो हाईली रिएक्टिव है वो उसको इजीली क्या है, लो को जो है अपने से डिस्प्लेस कर देता है, और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको याद कर लीजिए, हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लोअर रिएक्टिव, ठीक है, फ्रॉम देयर कंपाउंड। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। सवाल ये पूछे जाते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये जो है मैग्नीज जो है बेसिकली ये लो रिएक्टिव है। ठीक है, मैग्नीज जो है लो रिएक्टिव है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, हाई रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें आप टेबल में देखेंगे एल्यूमिनियम जो है हाईली रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव मेटल जो है इसमें डिस्प्लेस कर देता है लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं हर हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं। अभी हमने पढ़ा कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपने उसमें से कंपाउंड में से, और उस रिएक्शंस को जो कहते हैं वो कहलाती है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, हीट का निकलना होता है, यानी हीट का इवोल्यूशन। ठीक है, हीट का निकलना होता है एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट का देना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद द अमाउंट ऑफ evolved is so large that metals produced are in the molten state। और जो हीट इतनी ज्यादा होती है तो वो सॉलिड की फॉर्म में नहीं होता है, मेटल निकलता नहीं है, वो मोल्टन स्टेट के उसमें निकलता है। ठीक है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आखिर में ये पूछ ली जाती है अक्सर। इनफैक्ट ये लिखा हुआ, इनफैक्ट द आयरन ऑक्साइड विद एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये आयरन को इसके लो रिएक्टिव है, तो जब एल्युमिनियम आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो है, ये जो नॉर्मली जो रिएक्शन जो यूज करी जाती है, ये किस में यूज करी जाती है, एल्युमिनियम और आयरन की, ये ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स में होती है। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक्स में जो होता है, क्रैकिंग आ जाता है, तो उसमें ये उनके क्रैक पार्ट्स को जो है जोड़ा जाता है इस रिएक्शन के थ्रू, और इस रिएक्शन को बोला जाता है थर्मिट रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिव इट 3 स्टार। थर्मिट रिएक्शंस का एग्जाम्पल कहाँ है, रेलवे ट्रैक्स में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल रिएक्शन ये भी दे रखी है, यानी आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम क्या बन गया, आयरन एंड ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, और प्लस हीट। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये हीट निकल रही है, और अगर हीट इस तरफ आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक। ये पहचान भी है। ठीक है, अभी 4 रिएक्शन दे दे और आपको पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, तो अगर राइट हैंड साइड में अगर हीट लिखा हुआ है तो वो एक्सोथर्मिक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो वो एंडोथर्मिक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इस पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद फिर फर्दर जो वीडियो बनेगी वो आपकी क्वेश्चन सीरीज पे बन जाएगी। इसमें से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनते होंगे मैं उसको कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है।